नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम 7.1 के थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसकी एक्टिविटी वीडियो अलग से लाऊंगा, तो आप एक्टिविटी वीडियो देखने से पहले ये थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर देखना। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इसके टॉपिक को मैं बहुत ही आसान भाषा में और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सपोर्ट कर देना दोस्तों, शेयर भी कर दो दूसरों के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये बेस्ड है दो मैट्रिसेस पे, इक्विवेलेंस मैट्रिसेस और सिमिलर मैट्रिसेस। तो इसके पहले कि मैं ये टॉपिक को शुरू करूं और एक्सप्लेन करूं, मैं थोड़ा इनकी बारे में एक झलक बता देता हूं आपको। जस्ट लाइक वो मुंह दिखाई होता है ना, कि मुंह दिखाई कर दो, फिर पहले चेहरा दिखाओ फिर बात करेंगे, वैसी बात। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक झलक ट्रेलर आपको बताता हूँ क्या होता है इक्विवेलेंस मैट्रिसेस और सिमिलर मैट्रिसेस। देखिए, दोनों लगभग लगभग एक जैसे नेचर के हैं। बस फर्क ये होता है कि इक्विवेलेंस मैट्रिसेस जो है वो किसी भी तरह के मैट्रिसेस, मतलब रेक्टेंगल मैट्रिसेस जो होते हैं एक तरीके से आप कह लो, जिसमें रो एंड कॉलम एम एन एन सॉरी एम एन एन टाइप होते हैं, एम क्रॉस एन टाइप मैट्रिसेस उस पे लागू होता है। और सिमिलर मैट्रिसेस है जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, एन क्रॉस एन टाइप, उनके लिए है। ओके, अच्छा जी। तो इक्विवेलेंस मैट्रिसेस क्या होता है, जैसे दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो हम अगर बी इज इक्वल टू क्यू ए पी, कहने का मतलब कि ए और बी, पहली बात की यहाँ पर ए एंड बी सेम ऑर्डर के होंगे, एम क्रॉस एन के होंगे, ठीक। एंड क्यू और पी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसे होंगे, जैसे ये एम क्रॉस एम का होगा क्यू, और पी जो होगा वो एन क्रॉस एन का होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरह के ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, जिससे कि और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होने चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, कि इन मल्टीप्लिकेशन करने पर बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, इसका मल्टीप्लिकेशन क्यू ए पी आ जाए। तो यहाँ पर बी एंड ए को हम इक्विवेलेंस मैट्रिसेस बोलेंगे। सिंबल क्या होता है वो देख लेना, मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इक्विवेलेंस मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। अच्छा जी। और सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। तो यहाँ पर सेम इसकी अगर हम बात करें तो बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा सिमिलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स पी है और ये पी इनवर्स है, तो इस तरह से फॉर्म अगर सेटिस्फाइड करता है, मतलब एक पी है और उसका इनवर्स मैट्रिक्स से अगर हम ए में मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें बी मैट्रिक्स मिल जाए, तो बी और ए को सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके ओके, तो ये तो हो गई इनकी मुंह दिखाई कि ये इस तरह की मैट्रिसेस होंगे। बी और ए इक्विवेलेंस तब होंगे जब हमें दो क्यू और पी ऐसे मैट्रिक्स मिले, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम बी इज इक्वल टू क्यू ए पी अगर लिख सकें, तो बी और ए को सिमिलर इक्विवेलेंस मैट्रिसेस बोलेंगे। और सिमिलर मैट्रिसेस बी और ए को तब बोलेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, पहली बात। ओके, और वो इसको सेटिस्फाई करें कि बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी, अगर इस फॉर्मेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो बी और ए को सिमिलर मैट्रिसेस बोलेंगे। ओके, तो इस तरह के जो मैट्रिसेस होंगे इक्विवेलेंस या सिमिलर, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है, और उसके बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, दूसरी जो मेन मुंह दिखाई है कह लो या झलक है, वो ये समझ लो कि इनका रोल क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, इस चीज को समझ लो, ये जानना जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो हमें बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंस मैट्रिसेस की, इनका क्या योगदान है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, या इनका कैसा रोल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक आपने पढ़ा है, जो दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में होता है, मान लेते हैं वी टू डब्ल्यू, दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में होता है। और उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि अगर हम सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर बेसिस को चेंज कर दें, तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी वो भी चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे दो बेसिस की बात करेंगे,
बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2। तो वेक्टर वी में बीटा 1 बीटा 2 है, यहाँ पर दूसरा है इधर गामा 1 एंड गामा 2 आपका कोडोमेन, ये डोमेन ये कोडोमेन हो गया, ठीक। तो बीटा 1 टू गामा 1 का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा दैट विल बी ए, एंड बीटा 2 टू गामा 2 जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा दैट विल बी बी। तो यहाँ पर हमारे जो इक्विवेलेंस मैट्रिसेस होंगे वहां पर ये हमारा हो जाएगा बी इज इक्विवेलेंट टू ए, इक्विवेलेंट टू ए। क्या साइन होगा, हमने तो इसमें नहीं कहीं साइन मिला, बट आप ये मान लो कि बी, चलो इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं, तो बी इक्विवेलेंट टू ए होगा, ठीक। फिर आपने देखा कि यहाँ पर एक दो मैट्रिक्स और थी पी और क्यू, तो ये कहाँ से आई पी और क्यू। तो पी और क्यू के बारे में आपको बता दूं कि पी मैट्रिक्स जो होगी, क्यू ए पी चलो लिख देते हैं, तो पी मैट्रिक्स क्या होगी, पी मैट्रिक्स वो होगी जब हम बीटा 2 को बीटा 1 के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बीटा 2 को बीटा 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगी वो होगी पी। एंड क्यू क्या होगी, जब हम गामा 1 को गामा 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो होगी क्यू। समझ गए? एक पेज और ऐड करो। क्या हो रहा है कि हमारे पास दो बेसिस हैं बीटा 1 एंड बीटा 2, गामा 1 गामा 2, जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गई, और जो ये पी और क्यू मैट्रिक्सेस होंगी जिससे हम इसमें ए में मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट कर रहे हैं बी के लिए, ये इनका बेसिस का ही मैट्रिसेस है, जहां पर हम बीटा 2 को मतलब ये डोमेन वाली जो मैट्रिक्स है बीटा 2 एंड बीटा 1, उसमें बीटा 2 को बीटा 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पी होगी। एंड जो को डोमेन वाले बेसिस हैं गामा 1 एंड गामा 2, वहाँ पर हम गामा 1 को गामा 2 के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो होगी क्यू। तो यहाँ पे आपने ए बी पी और क्यू चारों का इंपॉर्टेंस एंड रोल समझ लिया। तो ये इन तरह का इनका रोल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब मैं बात करता हूँ सिमिलर मैट्रिसेस का, सेम वे। तो फॉर सिमिलर मैट्रिसेस जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे वो सेम वेक्टर स्पेस में बात करेंगे, वी टू वी, यहाँ पर ये तो होगा वी टू वी ट्रांसफॉर्मेशन सेम वेक्टर स्पेस में। और यहाँ पे क्या होगा, बीटा 1 टू बीटा 1 एंड बीटा 2 टू बीटा 2, सेम वेक्टर सेम बेसिस में होंगे दोनों, उसके लिए सेम बेसिस होगी डोमेन एंड कोडोमेन के लिए, फिर दूसरा सेम बेसिस होगी बीटा 2 सेम डोमेन एंड कोडोमेन के लिए। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा बी इज सिमिलर टू ए होगा मैट्रिक्स। अब यहाँ पर दो और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी, पी एंड पी यूनिवर्स। तो ये क्या होंगी पी एंड पी यूनिवर्स, जो पी मैट्रिक्स होगी वो होगी तो हमारा जो पी मैट्रिक्स होगा, पी मैट्रिक्स होगा जब हम बीटा 2 को बीटा 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा वो पी होगा। एंड पी यूनिवर्स जो होगा वो जब हम बीटा 1 को बीटा 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो पी यूनिवर्स होगा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि हमारे जो इक्विवेलेंट और सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस होते हैं, एंड जो उसके साथ पी एंड क्यू या पी एंड पी यूनिवर्स अटैच्ड हैं वो उनके बेसिस को दूसरे बेसिस के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इन चारों का योगदान समझा कि इक्विवेलेंस मैट्रिसेस कहाँ पे होती हैं, सिमिलर मैट्रिसेस कहाँ पे होती हैं, और उसके साथ जो अटैच्ड मैट्रिसेस जैसे पी एंड क्यू एंड पी इनवर्स वो क्या होती है। तो ये इनका था मुंह दिखाई। अब हम टॉपिक पर शुरू से शुरू करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे, उसके सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको समझेंगे। तो जब ये टॉपिक हमें अच्छे समझ में आ जाएगा तो इससे क्वेश्चन करना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, हो जाएगा।
तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं हर टॉपिक को, हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंस एंड सिमिलर मैट्रिसेस। देखिए, इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस वही है कि देयर इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स Q ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m। मतलब यहाँ पर जो है P and Q इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, लेट A and B टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो वी से दैट A इज इक्विवेलेंट टू B। तो यही कंडीशन हो चाहिए इक्विवेलेंट के लिए कि B इज इक्वल टू क्यू ए पी अगर होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे B इज इक्वल टू A है, जब Q एंड P दो हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेंगी जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ये होता है कि A अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो इक्विवेलेंट इटसेल्फ होती है, ठीक है, A इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर A इज इक्विवेलेंट टू B देन B इज आल्सो इक्विवेलेंट टू A। मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, वो आप देख लेना, पूरी टॉपिक को नहीं कवर करना हूँ, मुझे आपको समरी बताना है कि होता क्या, आपको क्या चीज़ें यहाँ से लेनी है, कल आपको जो नोट करनी है वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैट्रिक्स जो होती है खुद के इक्विवेलेंट होती है, A इज इक्विवेलेंट टू B देन B इज आल्सो इक्विवेलेंट टू A। इसका प्रूफ आप देख लेना। तीसरा यह कि अगर A इज इक्विवेलेंट टू B है और B इज इक्विवेलेंट टू C है तो A इज इक्विवेलेंट टू C होता है, ठीक है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन लाइक। ओके, अच्छा जी। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शो दैट A एंड B आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इसने Q एक मैट्रिक्स ले लिया है जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है 3x3 का, और P ले लिया है 2x2 का जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। और इसने प्रूव कर दिया है कि हम B इज इक्वल टू क्यू ए पी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया B और A जो है वो हो गए इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। यहाँ पर देखो रेड कलर में क्या लिखा है नोट करके कि इट इज गिवन दैट A एंड B आर इक्विवेलेंट देन फाइंडिंग P एंड Q कैन बी वेरी चैलेंजिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, P एंड Q फाइंड करना चैलेंजिंग होगा, तो आप चिंता ना करो, उससे वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दें। लेटर वी विल सी ए मेथड हाउ टू फाइंड P एंड Q फॉर पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस वही होगा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, उसमें कैसे हम निकालेंगे P एंड Q को उसकी बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करें कि सपोज यू नो दैट A ये है B ये है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है, इफ इट इज गिवन दैट Q देन फाइंड द नंबर पॉसिबल चॉइसेस फॉर P। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है कि A और B दे दिया, बता दिया कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है, आपको Q एक मैट्रिसेस दे दिया, अब कह रहा है P के बारे में कुछ बताइए, हाईलाइट दीजिए, P के कितने हो सकते हैं चॉइसेस, मतलब P अगर मैट्रिक्स कहें क्या वो फिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स होगा या एक से ज़्यादा हो सकता है P की जगह पे। तो आइए इसको देखें कैसे सॉल्व किया गया है। तो शुरू में इसने P को जो कि 3x3 का होना चाहिए, वो आप मैट्रिक्स साइज देख के पहचान सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो है 2x3 का है। तो 2x3 का है तो इसके लेफ्ट साइड अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, और राइट साइड अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो हमने 3x3 का एक एज्यूम कर लिया मैट्रिक्स ABCDEFGHI, ठीक है, वेरिएबल के साथ में। फिर चूंकि ये बता चुका है कि ये सिमिलर मैट्रिसेस है तो इस तरीके का ये सेटिस्फाइड करेगा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स एक बी रख लिया और यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जो हमें दे रखा है क्यू और इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, एंड अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फॉर्मेशन मिल गई। तो हमें दो में मिल गई फॉर्मेशन। तो अब क्या कर रहा है कि दोनों साइड को टैली कर दिया है, इक्वेट कर दिया है। तो इक्वेट करने पर क्या है कि d प्लस जी इज इक्वल टू 1 आ गया, a माइनस डी 1 हो गया, e प्लस एच माइनस 1 हो गया, b माइनस ई 2 हो गया, ये सब ऐसे ऐसे आ गए वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को इक्वेट करके ये चीजें मिली। तो अब क्या कह रहा है कि नाउ वी कैन सी दैट द अबव थ्री सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो भी सिस्टम है वहां पर इंडिपेंडेंट है ईच अदर के। इसका मतलब क्या है कि वी कैन सॉल्व देम इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है हो सकती जो इन सबको सेटिस्फाइड करे, इनका अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब सॉल्व करना पड़ेगा, तो जैसे d प्लस जी इज इक्वल टू 1 है और a माइनस डी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर इसने d इज इक्वल टू अगर 0 ले लिया मान लेते हैं, हमने d सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि अब उसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब d प्लस जी इज इक्वल टू 1 और a माइनस डी इज इक्वल टू 1 को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसमें d इज इक्वल टू 0 ले लो, तो क्या हो गया, d 0 लोगे तो g बराबर 1 आ जाएगा और a बराबर भी 1 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 एंड g इज इक्वल टू 1 एज ए सोल्यूशन हो गया। दूसरे के में लाइन में अब e इज इक्वल टू अगर 1 ले लो
तो ई इज इक्वल टू 1 लेने से आपका बी बराबर 2 आ जाएगा और एच बराबर -2 आ जाएगा। एच बराबर, अगर ई बराबर आपने 0 लिया है, अच्छा ई बराबर 0 लिया है तो बी बराबर 2 हो जाएगा और एच बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। एफ बराबर अगर आपने 0 ले लिया तो आई भी 0 हो जाएगा और सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप 0 लेकर के एक टर्म को 0 ले लो, दूसरा टर्म आप निकाल ली, दूसरा तीसरा टर्म। तो अगर अपने 0 1 रख करके फिर आपने पी को बनाया जहाँ पर ये वैल्यूज हमें मिल गई, तो इस हिसाब से अगर अपने ए बी सी डी एफ जी एस की वैल्यूज रख दी तो पी मैट्रिक्स हमें ये मिल गया। और हमने देखा कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और सेटिस्फाइड करेगा। इन्वर्टिबल है तो सेटिस्फाइड करेगा, तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नोट दैट पी इज नॉट यूनिक। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक एक वैल्यू को 0 रख के दूसरा वैल्यू ले लिया था। इसी तरह अगर हम उसकी वैल्यू कुछ और ले लें तो दूसरे वैल्यू कुछ और आ जाएंगी। तो कह रहा है कि पी यूनिक नहीं है बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ऑफ द एबव 3 सिस्टम। तो यहाँ पर हमने देखा कि पी कोई यूनिक मैट्रिक्स नहीं है। हम कोई ऐसी वैल्यू कुछ भी जी की वैल्यू लेके हम डी और ए को उसके सेटिस्फाइंग वैल्यू ले सकते हैं जो उसको सेटिस्फाइड करेगा, उस हिसाब से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा और जो इन्वर्टिबल होगा और पी हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो पी कोई यूनिक मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो हमने एग्जाम्पल को देखा इसको भली भांति आप समझ लो अच्छे से कि कैसे किया गया। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली करके आना, कोई मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिया था, 3 मैट्रिसेस दिए थी, चौथे के बारे में आपको पूछा था, कैसे कैलकुलेट किया गया आपने देख लिया। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। चलिए अब आते हैं स्पेशल केस जहां पर पूछेगा पी एंड क्यू के बारे में, उस बारे में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा उसको समझेंगे। तो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V2W, बीटा 1 है, V का जो है बेसिस है और बीटा 2 जो है V का ही बेसिस है और 2 ऑर्डर बेसिस है, और गामा 1 एंड गामा 2 जो है W के बेसिस है, जो ऑर्डर बेसिस है, ठीक है। तो ए मैट्रिसेस क्या होगा जब हम बीटा 1 को गामा 1 के फॉर्म में लिखेंगे। देखो ए बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बीटा 1 ऑफ वी एंड गामा 1 ऑफ डब्ल्यू। तो पहला बेसिस हमने बीटा 1 को वी का लिया और डब्ल्यू का गामा 1 लिया, तो वो हो गया ए, उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। फिर हमने दूसरा बेसिस लिया, बीटा 2 लिया वी का एंड गामा 2 लिया डब्ल्यू का, और उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो बी होगा वो होगा। तो अब हम जो फॉर्मेशन है बी इज इक्वल टू क्यू ए पी ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंड पी और क्यू बता देता हूं आपको क्या होगा। पी जो होगा वो होगा पी एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर बेसिस ऑफ बीटा टू इन टर्म्स ऑफ द बीटा 1 बेसिस। मतलब पी जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, पी देखो कहाँ पे है, पी आउटर साइड में है पी। तो ये जो मैट्रिक्स पी है ये आपके डोमेन वाले जो बेसिस थे, डोमेन मानी वी का जो बेसिस था बीटा 1 एंड बीटा 2, इनका आपस में रिप्रेजेंटेशन है। बीटा 2 को बीटा 1 के फॉर्म में लिखा, उसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो होगी पी। एंड जो क्यू है ये आपका को डोमेन के जो बेसिस थे गामा 1 एंड गामा 2, वहां पर आपको गामा 1 को गामा 2 के फॉर्म में लिखेगा, वो होगा क्यू। देखो क्यू एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ गामा 1 इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ गामा 2। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया, फार्मूला ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, तो ए बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा 1 फॉर द डोमेन एंड गामा 1 दिस फॉर द कोडोमेन, ठीक है। एंड बी होगा मैट्रिक्स जो बीटा 2 बेसिस ये है डोमेन एंड गामा 2 कोडोमेन का ये बेसिस, एंड क्यू एंड पी मैट्रिसेस सच दैट ऐसे सेटिस्फाइड करेगा, देन फाइंड ऑल द मैट्रिसेस ए बी पी एंड क्यू। तो ये क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे करना है देखो। तो पहले हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए, फर्स्ट वी विल फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी। तो ए के लिए क्या करना है, जो ऑर्डर्ड बेसिस दिया है बीटा 1 एंड गामा 1, उस फॉर्म में हम लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है। तो पहला बेसिस उठा लो 1 0 0, तो 1 0 0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा इस हिसाब से, x1 प्लस x2 एंड 2x3 माइनस x1, यानी 1 कामा -1 आ जाएगा। आप इसमें फिट करो x1 x2 x3 की वैल्यू रखो, तो 1 0 0 ट्रांसफॉर्म होकर 1 -1 आ जाएगा। वो 1 -1 को हमें लिखना है इस ऑर्डर बेसिस में 1 0 और 0 1 के। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पता होगा ये इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। नहीं पता है तो आप पिछले वीक के वीडियोस को देखिए, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया अच्छे से।
तो यहाँ पर मैं उसको कवर नहीं करूँगा। मैं समझ लेता हूँ कि आपको पता है कि 100 को ट्रांसफॉर्म किया तो 1 - 1 हुआ, और 1 - 1 को फिर हमें लिखना है ऑर्डर्ड बेसिस जो है इसका 1001 के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, ठीक। इसी तरह दूसरा, इस तरह तीसरा, फिर इसके जो ये कोफिशिएंट हैं ये बन जाते हैं 1 - 1, 10 एंड 02, एक मैट्रिक्स बन जाती है, और यही मैट्रिक्स होगी ए, ठीक। सिमिलरली हम बी के लिए करेंगे, ये ऑर्डर्ड बेसिस का हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया, इसका ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे, और ये मैट्रिक्स बन गई पी, ठीक। हम हम क्यू और पी को करेंगे। वी एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बीटा 2 इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बीटा 1। तो बीटा 2 हमारा क्या था, देखिए बीटा 2 था 10 - 1, 111 एंड 100, और इसे हमें लिखना है बीटा 1 यानी 100, 001, 010, ये इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो उसके लिए हमने लिख दिया, तो इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो हो गई पी, तो पी हमें ये मिल गया 10 - 1, एंड फिर इसी तरह हम क्यू को गामा 1 को गामा 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी ये हो गई क्यू। तो अब हमें चारों मैट्रिसेस मिल गई, बी इज इक्वल टू क्यू ए पी, ठीक। यही आपको करना है, सिंपल तो कैलकुलेशन है यार। अब इसके कैरेक्टराइजेशन पे आओ चलते हैं। कैरेक्टराइजेशन क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ ए कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। देखो बहुत बढ़िया चीज है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट हैं तो हम मैट्रिक्स ए में अगर कुछ रो और कॉलम ऑपरेशन लगाएं, जो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने पढ़ा था, इसमें कॉलम ऑपरेशन भी जुड़ गया है, वो अगर करें तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बी में, ठीक है। दूसरी बात कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी, मतलब अगर दोनों की रैंक बराबर है तो भी वो इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो सिर्फ अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो इजी तरीका है कि आप रैंक चेक कर लो दोनों का बराबर है या नहीं। अगर रैंक बराबर है तो होगा इक्विवेलेंट, नहीं है तो नहीं होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते हो, रो एंड कॉलम ऑपरेशन, जैसे यहाँ करके दिखाया है कि सो दैट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो ए एक मैट्रिक्स दिया है, अब इस पे ये रो ऑपरेशन लगाते चला गया है, ये आप कर लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करके दिखाया गया है। और ऐसे करके उसने बी ला दिया, तो बी ला दिया तो इक्विवेलेंट हो गए। तो ए से शुरू किया था और बी आ गया, करके तो ये हो गया इक्विवेलेंट। मेथड 2, करेक्ट, हियर वी विल कंप्यूट द रैंक ए एंड रैंक बी। तो यहाँ पर रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको उसको आरआरईएफ करना पड़ता है, तो आप आरआरईएफ कर लो, दोनों का रैंक आ रहा है 3, तो वो इक्विवेलेंट हो गए। फिर क्वेश्चन है कि सो दैट दिस आर इक्विवेलेंट, तो इसमें ये रो ऑपरेशन लगा करके कन्वर्ट कर दिया तो हो गया। मेथड 2 से उसने रैंक चेक कर लिया, दोनों का रैंक 2 आ रहा है, तो वो इक्विवेलेंट हो गए। तो इतने आप समझदार हो। फिर कह रहा है चेक करो इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो रो रिड्यूस फॉर्म में करके रैंक चेक कर लिया, रैंक इक्वल नहीं हो रहा है तो इक्विवेलेंट नहीं है। फिर कह रहा है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक करो, तो क्या कर दिया वही चीज, उसको रैंक कर लिया इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी इक्विवेलेंट, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इक्वल। देखो डिफरेंट ऑर्डर की है, यहाँ पर क्या है, ये 3 × 3 है और ये है 2 × 2, तो ऑर्डर डिफरेंट है तो इक्विवेलेंट ऐसा ही नहीं होगा, पहले ही मना कर दो। अगर ऑर्डर सेम है तब आप आगे का काम करो, रैंक वगैरह चेक करो, ये तो ऑर्डर ही अलग है तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। अब इसमें कह रहा है चेक करो, तो इसमें रैंक इसका 1 आ रहा है, इसका रैंक 2 आ रहा है, तो इसलिए इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि इक्विवेलेंट चेक करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में से आपका जो मन पसंदीदा ऑप्शन है, आपका फेवरेट ऑप्शन है, वो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके, चलो इसे कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑफ एम क्रॉस एन। इन्वेस्टिगेट करना है कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी इक्विवेलेंट होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ए बी और बी ए होगा कि नहीं। आइए यहाँ पर कर रखा है, हम इसका आंसर जान लेते हैं क्या होगा कि ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आर इक्विवेलेंट। अगर दो इक्विवेलेंट है तो इनका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी इक्विवेलेंट होगा। इन जनरल इट इज नॉट ट्रू दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलवेज इक्विवेलेंट हो जरूरी नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। एंड इन जनरल ए बी बी आर नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट, और ए बी बी ए भी ऑलवेज इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो हमें सिर्फ एक पॉइंट मिला कि उनका ट्रांसपोज इक्विवेलेंट होगा, उनके पावर और उनके ए बी और बी ए का जो होगा मल्टीप्लिकेशन, इसको हम इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, हमेशा के लिए चेक करना पड़ेगा।
लेकिन जब ट्रांसपोज की बात हो तो वहां पर हम कह सकते हैं आंख बंद करके कि वो होगा। ठीक, चलो, ओके 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 ओके। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का चैप्टर होता है क्लोज। अब आती है सिमिलर मैट्रिसेस। तो होप अभी तक की जर्नी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। तो यहाँ तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। हम समझते हैं सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो सिमिलर मैट्रिसेस मैंने बताया कि आपको स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, एन क्रॉस एन की बात होगी। जस्ट लाइक इक्विवेलेंसी होता है, बट यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। वहां पर तो एम क्रॉस एन था, यहाँ एन क्रॉस एन होगा। और इसका जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ क्यू और पी नहीं होगा, यहाँ पी और पी यूनिवर्स होगा। बी इज इक्वल टू पी यूनिवर्स इंटू ए इंटू पी। ऐसे फॉर्म में अगर लिख सके तो ए और बी को हम कहेंगे सिमिलर मैट्रिसेस। फिर कह रहा है कि which check similarity only for square matrices of same order. If it is given that A and B are similar, then finding P can be very difficult for higher order matrices. Later we will see a method of P, मतलब वही linear transformation वाला मेथड देखेंगे। ओके, अब क्या कर रहा है कि चेक वेदर दिस एंड दिस आर सिमिलर और नॉट। तो क्या करेंगे, अब देखो सिमिलर करने के लिए आपको पी और पी यूनिवर्स कैलकुलेट न करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक भी लगा देते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि D इज इक्वल टू पी यूनिवर्स ए पी है। ठीक, तो हम इसमें P से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा P इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू पी यूनिवर्स और A और P। तो P यूनिवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू पी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप B के पहले P से मल्टीप्लाई करें और A के बाद P से मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि हमें सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पाना है P। यहाँ पर P और P इनवर्स दो मैट्रिसेस हो रहे थे, अब हमें दो का झंझट नहीं रह गया, अब हमें सिर्फ P का रह गया मामला कि P बताओ। तो हम मान लेंगे P को ए बी सी डी मान लिया, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है तो P भी हमें 2x2 का लेना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं इसको इसी में सेट, यानी कि A इंटू पी कर दिया एंड P इंटू बी कर दिया, कर दो। तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी लेफ्ट साइड और राइट साइड, बराबर कर दो, इनको इक्वेट कर दो, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 3-4। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब क्या करो कि उनका फिर मैट्रिक्स निकाल लो, इनका कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना लो। ये इधर 0 0 0 है, तो ये आपका जस्ट लाइक वो हो जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, एगुमेंटेड मैट्रिक्स, समझ गए, वो हो गया। तो 0 0 0 तो मतलब है नहीं एगुमेंटेड मैट्रिक्स में, तो इसमें लगा दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, लगा दिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन RREF में कर दिया, तो फिर हमें एक मैट्रिक्स दो मिल गई। तो हमारे 4-5 मैट्रिक्स हमें 2-3 मैट्रिक्स मिल गई छोटे में। अब इसमें क्या क्या वेरिएबल है, देखो इसमें है A C D और इधर है B C D। तो अब कह रहा है कि सिंस C एंड D आर फ्री वेरिएबल, देखो यहाँ पर A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो C और D जो है वो फ्री वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल है। तो देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है इसका, फिर तो कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। सी और डी का कोई वैल्यू रखो और ए बी उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। ठीक, देयर फॉर कैन बी इन्फाइनाइटली मेनी पॉसिबल चॉइसेस फॉर पी, तो इसलिए पी के भी बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। इसके पहले भी हमने इक्विवेलेंस में भी वही देखा था। इन पर्टिकुलर इफ सी इज इक्वल टू -1 एंड डी इज इक्वल टू 1, अगर सी और डी की कोई आप मनचाहा वैल्यू ले लो -1 एंड 1, तो ए बी उसके अकॉर्डिंग मिल गया 5 और -4, और उसको हमने रख दिया, तो ए बी सी डी हमें ये मिल गया, पी एक मैट्रिक्स मिल गया जो कि इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। देख लो 5 -4 यानी +4 तो नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो P जो है सेटिस्फाइज कर रहा है कंडीशन को, यानी कि अब हमें P मिल गया। तो अब ऐसे लिख लो B इज इक्वल टू ये A हो गया, यहाँ P लिख दो, इसका ये इन्वर्स लगा दिया, कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेट करने का एक अलग ही तामझाम है और आपको कहेगा भी नहीं एग्जाम में, बट आपको P पाना निकालना होगा, तो P निकालना आपको आ गया। ठीक है, P आपने निकाल लिया, देयरफॉर A एंड B आर सिमिलर। ठीक, ओके, we need to choose the values of A, B, C and D such that P becomes an invertible matrix। अच्छा जी, तो जब A, B, C, D की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे थे, कुछ भी अपने मन से रखा, तो आपका ये ध्यान देना है कि P आपका इन्वर्टिबल आना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई वैल्यू ना ले लो A, B, C, D की जिससे फिर ये मिलके 0 हो जाए, तब वो दिक्कत करेगा। ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि if two matrices A and B are similar then they are also equivalent। बढ़िया बात है। ठीक है, अगर वो सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो इक्विवेलेंट वाली भी प्रॉपर्टी जिसमें हो, समझ गए, उसी को ये प्रूफ कर दिया है, मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा। आप समझ लो कि इक्विवेलेंट है
मतलब इक्विवेलेंट पहले था, बाद में सिमिलर स्क्वायर के लिए था, तो सिमिलर है तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन उल्टी बात नहीं होगी कि इक्विवेलेंट है तो सिमिलर होगा, क्योंकि वो स्क्वायर के लिए नहीं था। स्क्वायर वाले को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल वाले को स्क्वायर नहीं बोल सकते, समझ गए ना, वही बात। चलो। हम्म। हम्म। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चेक वेदर ए एंड बी आर सिमिलर हैं कि नहीं है। तो नोट दैट रैंक, तो हमने उसमें देखा था कि इक्विवेलेंट के लिए रैंक होना चाहिए, तो सिमिलर के लिए भी रैंक चेक कर लेते हैं। तो रैंक चेक कर लो, अगर रैंक उनके नहीं बराबर है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होंगे, तो सिमिलर भी नहीं होंगे, सिमिलर तो इक्विवेलेंस होना ही है, तो इक्विवेलेंस वाली प्रॉपर्टी यहाँ भी आप लगा सकते हो, रैंक चेक कर लो, तो अगर नहीं बराबर है तो वो सिमिलर नहीं होगा। देखिए, लेमा क्या क्या है, तीन दो तीन लेमा की, ए आर बी इज इनवर्टिबल, देन ए बी इज सिमिलर टू बी, ये एक बड़ी बढ़िया बात हो गई कि दो मैट्रिसेस हैं और दोनों इन्वर्टिबल हैं, कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। देन हम अगर ए इंटू बी करें, वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो ए इंटू बी हो जाएगा, सेम ऑर्डर की हैं तो, और बी इंटू ए भी हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए जो होंगी वो सिमिलर मैट्रिक्स होंगी, इसको प्रूफ किया गया है, हम उसमें नहीं जाएंगे, आप इस बात को बस पकड़ लो, ए बी और बी ए सिमिलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि ए एंड बी आर सिमिलर, देन उसका जो पावर ले लो जो कि इक्विवेलेंट में नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा, ए की पावर एन और बी की पावर एन, ये भी सिमिलर होगा। इक्विवेलेंस में तो नहीं बैठ रहा था लेकिन यहाँ बैठेगा, और ट्रांसपोज तो इक्विवेलेंस में बैठ रहा था, ट्रांसपोज यहाँ भी बैठ जाएगा, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल सिमिलर टू बी ट्रांसपोज। तो ये दो तीन इसके और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो गए, आप इसको मगअप कर लो, क्वेश्चन में आएगा। इन चीज़ों को प्रूफ किया गया है, हम उसमें नहीं जाएंगे, बस समझ लो उसको। अब करने के फाइंडिंग द मैट्रिक्स पी फॉर ए पर्टिकुलर केस, वही जो पर्टिकुलर केस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, उसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो होगा स्क्वायर मैट्रिसेस की बात है, सिमिलर मैट्रिसेस की बात है, तो यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, यहाँ पर एक ही वेक्टर स्पेस होगा, वी टू वी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक ही वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन बेसिस अलग होंगे। देखिए बीटा लिया है, बोथ डोमेन एंड को डोमेन में एक ही लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे, इस बार बीटा लेंगे और दूसरी बार हम गामा लेंगे, ठीक। तो देखो, ए बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बीटा फॉर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक, एंड बी बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द गामा फॉर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक। चलो, एंड पी और क्यू क्या होगा, वहां पर मैंने आपको बता दिया था, यहाँ फिर से बता देता हूँ कि पी एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर बेसिस ऑफ गामा इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बेसिस ऑफ बीटा, मतलब दूसरा वाला जो बेसिस था उसको एक्सप्रेस करेगा पहले वाले बेसिस के फॉर्म में। यहाँ पर बी इज इक्वल टू पी इनवर्स पी है, तो पी हमारा दूसरे वाले को पहले वाले बेसिस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, और गामा जो होगा पहले वाले को दूसरे वाले के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। चलो, ये बातें नॉर्मल हो गई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, क्वेश्चन यहाँ शुरू है, कह रहे आर टू आर टू ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला दे दिया कि ऐसी है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो, ए कह रहा है कि आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन है विद ऑर्डर्ड बेसिस 1001 फॉर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन। बी जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गामा दिया है 1 2 एंड 1 - 1 फॉर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन। तो चारों मैट्रिक्स निकालिए, आओ निकालते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए और बी। ए और बी के लिए क्या करेंगे, ए के लिए हम करेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसी फॉर्मूले के अनुसार, 10 को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 01 हो जाएगा, और इसी ऑर्डर बेसिस के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, और 01 को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो -10 का फार्मूला दिया था ऊपर ना, फार्मूले से करेंगे, ये फार्मूला जो दिया है ट्रांसफॉर्म करके फिर उसके बेसिस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, ये हो गया ए। बी के लिए हम गामा वाला बेसिस ले लेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करके और मैट्रिक्स बना देंगे, ये बी मिल गया हमें, ओके। तो ए और बी मिल गया। अब पी क्या होगा, पी एंड पी इनवर्स, पी वी एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ गामा इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बीटा। तो हमारा एक बेसिस गामा जो था उसको एक्सप्रेस करेंगे, दूसरा बीटा के फॉर्म में, तो ये मैट्रिक्स पी मिल गई। पी यूनिवर्स जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ गामा,
तो उसी का उल्टा हो गया पी इनवर्स, जो होगा बीटा को एक्सप्रेस कर दिया गामा के फॉर्म में, तो ये हमें पी इनवर्स मिल गया। और इस प्रकार से हमने चार के चारों मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए। बोलो जय श्री भगवान की। ये ज्यादा ही कट मर दिया इधर, ठीक है, चार के चार मैट्रिक्स मिल गई, ये हो गया। चलो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आ गया, R3 टू R3 का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लो, समझ लो, कर लो, हो जाएगा। R2 टू R2 था, R3 टू R3 ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फार्मूला दे दिया है, फार्मूला दे दिया। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन पहले वीक का पॉइंट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप इसको जानते होंगे, मैं समझ लिया, ठीक है। ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन, सेम ऑर्डर बेसिस होगा बीटा का, बोथ डोमेन एंड कोडोमेन। बी ट्रांसफॉर्मेशन होगा गामा का, बोथ डोमेन एंड कोडोमेन। आपको बोल दिया कि चारों मैट्रिक्स निकालिए, तो निकालिए। तो ए और बी निकालिए पहले। तो ए का लिए आप पहला बेसिस को पकड़िए, डोमेन एंड कोडोमेन, ये होगा फार्मूले के अनुसार इनकी वैल्यू, इसको कन्वर्ट करिए तो मिल जाएगा ए। बी के लिए आपने दूसरा बेसिस उठाइए, उसको ट्रांसफॉर्म करिए फार्मूले से, फिर उसको उसी बेसिस के फॉर्म में एक्सप्लेन करिए और इसका मैट्रिक्स बना लीजिए, ये हो गया बी, ठीक। अब चलो ए और बी मिल गया, अब पी निकालते हैं। तो पी के लिए क्या करेंगे, वी एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ गामा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बीटा। पी के लिए तो गामा को बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, ये पी मिल गया आपको। फिर पी यूनिवर्स के लिए वी एक्सप्रेस द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ गामा, उसके उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया पी यूनिवर्स। तो आपको चारों मैट्रिसेस मिल गई, तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहाँ पे चारों मैट्रिक्स मिल गई आपको। और इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस। सिमिलर मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो क्या रहा है कि इफ m इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ओके, देन रैंक ऑफ am इज इक्वल टू रैंक ऑफ ma इज इक्वल टू रैंक ऑफ a। अब बड़ी बात कर दी इसने, क्या कह रहा है कि अगर m हमारा एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ध्यान देना वो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर हमारा a एक मैट्रिक्स है, तो a में अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब a और m हमारा दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो a m से मल्टीप्लाई कर दें, उसका रैंक और m a कम रैंक वो बराबर होगा इसके रैंक a के, फॉर एनी आर्बिट्री मैट्रिक्स ऑफ a ऑर्डर, ठीक। इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, देन इनका ट्रेस ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस बराबर होगा, और डिटर्मिनेंट ए बी का इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बढ़िया प्रॉपर्टीज है, याद रखने वाली प्रॉपर्टीज है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ए बी का ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल एलिमेंट का सम, जोड़, ठीक। डिटर्मिनेंट आपको पता ही है, ए बी का डिटर्मिनेंट के अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, कब, जब ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ठीक, ओके, ये चीज आपको पता है। तो इफ टू मैट्रिसेस ऑर्डर ए बी आर सिमिलर, तो अगर आप सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो क्या होगा, देखो इसी इन चीजों का इस्तेमाल करके प्रूफ किया गया कि सिमिलर मैट्रिसेस होंगी तो रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये तो इक्विवेलेंट के लिए भी था, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर दूसरी पॉइंट देखते हैं कि अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, ये नई बात है सिमिलर मैट्रिक्स के लिए, उनका ट्रेस बराबर होगा। नेक्स्ट चीज, उनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो, उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रूफ किया गया है। तो पहले ये मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रूफ कर दिया गया कि उनका डिटर्मिनेंट और ट्रेस बराबर होगा, और इससे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। और देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो लिखा है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, नोट दैट ए एंड बी हैव सेम रैंक, रैंक सेम है, चलो ठीक, डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस बट दे आर नॉट सिमिलर, फॉर द एक्सप्लेनेशन चेक द पैराग्राफ फॉर आफ्टर। देखो हमने कहा कि सिमिलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा, ट्रेस बराबर होगा, रैंक बराबर होगा, लेकिन अगर ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैट्रिक्स सिमिलर हो गई, ठीक है। कैसे लें इस एग्जांपल को, कैसे समझें, ऐसे एग्जांपल को कैसे समझ लें कि ए टू बी रास्ता है बट बी टू ए रास्ता नहीं है। मतलब ए और बी का अगर रैंक, डिटर्मिनेंट और ट्रेस तीनों बराबर हो जाए तो भी हम नहीं कह सकते कि ए और बी सिमिलर हैं, लेकिन ए और बी सिमिलर हैं तो उनका रैंक, डिटर्मिनेंट और ट्रेस बराबर होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर ए एंड बी आर सिमिलर और नॉट। तो इनका ट्रेस जोड़ लिया, ये 3 2 5 हो गया, 2 2 4 हो रहा है, इनका डायगोनल एलिमेंट का सम कर लो, 2 3 5 और 2 2 4,
ट्रेस बराबर नहीं है, सिमिलर नहीं है। ओके, इनको पूछ दिया 3 2 5 4 1 5, ट्रेस तो बराबर हो रहा है। डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, 3 दूनी के 6 में से एक गया 5 और 3 दूनी के 6 में से एक गया 5 और ये हो गया 4 में से -11, तो डिटर्मिनेंट बराबर नहीं हो रहा है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 6 बोल रहा है। 6 कैसे हो गया? अच्छा 0 हो रहा है ना भाई, ये तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हाँ, डिटर्मिनेंट ए 6 होगा और इसका डिटर्मिनेंट 4 होगा, जो कि बराबर नहीं है, तो भी सिमिलर नहीं है। अब इसको कह रहा है कि सिमिलर है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इनका जो ट्रेस है 1 1 2 हो रहा है, डिटर्मिनेंट भी 1 हो रहा है। चलो ट्रेस और डिटर्मिनेंट बराबर हो गया, तब हम यहाँ पर चेक करेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी है कि। अब आप बराबर होने का ये मत करना कि सिमिलर है, अगर ट्रेस और डिटर्मिनेंट बराबर हो रहा है तब आपको ए पी इज इक्वल टू पी बी चेक करना पड़ेगा। तो पी एक एलिमेंट ले लो, अरे सॉरी मैट्रिक्स ले लो ए बी सी डी करके, और ए पी निकाल लो और पी बी निकाल लो। ए पी और पी बी दोनों निकाल लिया, ठीक। तो अब यहाँ से इक्वेट कर दो, ए बराबर 0 आ गया, बी माइनस सी बराबर 0 आ गया। तो क्या मिल गया आपको कि ए 0 होना चाहिए और बी और सी बराबर, बी और सी बराबर होना चाहिए। ए और डी भी 0 हो गया ना, डी भी 0 हो गया क्या? ठीक है, डी भी 0 हो गया। तो अब वो आपका जो सी बराबर 1 ले लो, डी बराबर 0 ले लो, ए बराबर 0 ले लो, तो आपको एक मैट्रिक्स एक मिल गई पी का 0 1 1 0। तो ए बी सी डी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, या नहीं आती हैं तो आप कुछ 0 1 रख करके वैल्यू आप इक्वेशन में उसकी आप वैल्यू निकाल लो सकते हो। तो ऐसा मैट्रिक्स बना लो जिसका इन्वर्टिबल हो, डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, तो पी और उसका इन्वर्स जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको मैट्रिक्स पी मिल गई, यानी कि वो सेटिस्फाइड है। तो आपको जो मैट्रिक्स पी मिली उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब आप मैट्रिक्स पी को निकाल पा रहे हैं, तो ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स हैं, देयरफॉर बी आर सिमिलर। ठीक, एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें एक्टिविटी वाले वीडियो में कवर होंगी, इसलिए मैं इसको अभी एक्सकेप कर रहा हूँ। और बड़े खुशी की बात है कि ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ से बहुत ही दिल से शुक्रिया का अदा कर देता हूँ। ये क्या बन गया? ये नहीं चलेगा, ये हटाओ। वेरी वेरी थैंक यू, और सपोर्ट करिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।